हेलो बच्चों, की हालचाल। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। कुछ दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, कुछ इमरजेंसी कारण से कुछ दिन से वीडियो मिलना बंद हो गया था। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत बच्चों का पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन अब आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जब याद करेंगे कि लास्ट जो पढ़े थे, तो लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे, जिसमें दो एप्लीकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज फाइंड करना था, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज सीट फाइंड करना था। एक का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर आया था लाइन चार्ज के लिए, अगर उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सीट का सिग्मा है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन चार्ज सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। एक चार्ज स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो सपोज मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो है ना कंडक्टर है, स्फीयर एक कंडक्टर का बना हुआ है। तो कंडक्टर पे क्या होता है, कंडक्टर पे अगर आप जैसे चार्ज डालते हैं तो स्टैटिक कंडीशन में, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन में जब किसी भी कंडक्टर पे आप चार्ज डालते हैं तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। ये देखेंगे चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इस तरह से पूरे सरफेस पे जाकर इस तरह से फैल गया है। सपोज थोड़ा देर के लिए इस पे कितना चार्ज फैला है, Q, और इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R। इतना चीज आपको गिवन रहेगा कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस R है, उसके ऊपर चार्ज डाला गया, बाहर से कहीं से प्लस भी डाल सकते हैं, माइनस भी डाल सकते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डाले हैं। कोई भी चार्ज आप डालेंगे तो स्टैटिक कंडीशन में जब आप डाल के छोड़ दिए तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाकर फैल जाता है। चूंकि अभी हर जगह कर्वेचर सेम है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो हर जगह चार्ज डेंसिटी भी सरफेस के ऊपर सेम होगा। यहाँ पे अगर आप टर्म यूज करेंगे तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? अगर निकालना होगा चार्ज डेंसिटी तो आप यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = Q बाई A होता है। आप जानते हैं स्फीयर का एरिया, ये स्फीयर है, आप इसे सर्किल नहीं समझेंगे, 3D फिगर है, स्फीयर है। स्फीयर का एरिया आप जानते हैं 4 पाई R² होता है। तो इस तरह से अगर बाय चांस कभी आपको स्फीयर के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, चार्ज यूनिफॉर्मली फैला है, तो उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा = Q/4 पाई R²। तो इस तरह से ये स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है। सेंटर से सपोज मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपको R डिस्टेंस पे बाहर में एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आपको इसमें कुछ लिखना पड़ता है, जैसे आप लिखेंगे कि लेट अस assume a uniformly charged conducting sphere having radius r के इक्वल है and charge on it is Q। उसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो Q के इक्वल है। कुछ आपको लिखना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला केस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, उसके बाहर फाइंड करना है। दैट मीन्स कि जो आपका वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल r है, जो कि वेरिएबल है, जो कुछ भी हो सकता है, वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए। यानी कि रेडियस तो आप जान रहे हैं यहाँ तक आएगा सरफेस तक, उससे बड़ा है r का वैल्यू। बाहर चलेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करनेंगे। तो आप लोग कुछ पहले वाले टॉपिक को रिकॉल करेंगे, वहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आप क्या पढ़े हैं। कि जब इस तरह का केस आता है, इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, इस तरह का जब भी केस आता है इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
इस तरह का जब भी गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो आप गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कभी भी किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके बराबर होता है। तो वही चीज़ है कि कभी भी ये एप्लीकेबल किसके लिए है, एक क्लोज सरफेस के लिए, गॉस लॉ। तो जहाँ भी आप गॉस लॉ मानेंगे एक क्लोज सरफेस, हम क्या बोले थे कि जब आप गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं तो एक ऐसा सरफेस लेते हैं या तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, अदरवाइज जीरो होना चाहिए, उसके चलते फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह को ध्यान रखते हैं और बॉडी के सिमेट्रिकल लेने का कोशिश करते हैं। तो अभी तो आप क्लियर देख रहे हैं कि आपका जो स्फीयर है वो स्फेरिकल शेप का है, तो आप चाहते हैं कि इसको क्लोज करें तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये हमारा ये गॉसियन सरफेस हो गया, इस तरह से ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया। छोटा सा एरिया लेंगे, ये हमारा छोटा सा एरिया है, एरिया वेक्टर ds है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस से निकलता है क्योंकि चार्ज आपका आउटर सरफेस पे फैला हुआ है। तो अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं तो वो भी बाहर की तरफ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ होगा। ये क्या है, एक क्लोज गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस है। ठीक है, एक एज्यूम करना होता है वो कितने रेडियस का, जितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है उसी को रेडियस मानते हुए एक क्लोज गॉसियन स्फेरिकल सरफेस आप एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है। चलिए, उसके बाद कहीं भी अगर यहाँ पे भी छोटा सा एरिया लें, एरिया वेक्टर आप जान रहे हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली इसी तरफ हो जाएगा बाहर की तरफ। यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लेंगे, ये हमारा एरिया वेक्टर ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से निकलेगा ऐसे इसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस जो हम एज्यूम किए उसके ऊपर किसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल हर पॉइंट पे, चाहे यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, किसी भी जगह 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो अब हम लोग यहां से फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आप याद करेंगे इसका डेफिनेशन वाला फार्मूला फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds होता है। तो जिसको आप लोग इलेबोरेट करते थे तो ई ds cos थीटा लिखते थे बिकॉज यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से ये जो होगा, इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इस हिसाब से फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ई बाहर ले आएंगे, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन होता है 4πr²। तो इस तरह से हमारा ds का इंटीग्रेशन मतलब है कि आप इन छोटे छोटे एरिया को गॉसियन सरफेस पे हर जगह इन छोटे छोटे एरिया को ऐड कर रहे हैं। जब आप इन छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो एक तरह से पूरा स्फेरिकल सरफेस जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया लेना है, और स्फेयर का एरिया ऑलरेडी आप जानते हैं 4πr² होता है। तो ds का इंटीग्रेशन आराम से यहाँ पे लिखेंगे 4πr²। इसके बाद यहाँ के बाद अब चूंकि ये गॉस लॉ है तो फ्रॉम गॉस लॉ से देखेंगे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का कहना था कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड होता है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है। तो जो चार्ज इस स्फेयर के ऊपर डाला गया है वही इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। तो Q इनक्लोज्ड के प्लेस पे 1/ε0 Q इनक्लोज के प्लेस पे Q रख देंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड टू
फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखा जाए तो E इंटू 4πr² इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q/ε0। अगर दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि देखिए ये भी फ्लक्स आया क्लोज सरफेस के लिए थ्रू डेफिनेशन और ये भी फ्लक्स आया है क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तो दोनों से फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया। जैसे ये दोनों इक्वेट होगा तो उस हिसाब से देयरफॉर E का वैल्यू हो जाएगा Q/4πε0r²। E का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि जगह नहीं बच रहा है तो हम लोग इसे इस तरफ लिखेंगे। देयरफॉर E का वैल्यू आ जाएगा Q/4πε0 इंटू r²। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेयर, चार्ज स्फेयर, उसके बाहर में फाइंड करना है तो 1/4। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, E इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ये भी कहा जा सकता है देयरफॉर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। देयरफॉर E जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे, एक चार्ज स्फीयर के चलते, कंडक्टिंग स्फीयर के चलते। अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं इसका सेकेंड केस। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फार्मूला आउटसाइड में हमारा आ चुका है 1/4πε0 Q/r²। आप गौर करेंगे कि ये जस्ट पॉइंट चार्ज के तरह ही है फार्मूला। तो अगर आप एक स्फीयर से, चार्ज स्फीयर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाकर उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो चार्ज स्फीयर एक पॉइंट चार्ज के तरह ही बिहेव करेगा। आप पॉइंट चार्ज के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1/4πε0 Q/r² होता है। यहाँ भी वही फॉर्मूला आया है। इसका मतलब एक चार्ज स्फीयर जस्ट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके, और इसी से पता चल रहा है देयरफॉर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। चलिए अब हम लोग इसके केस 2 के तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग को जस्ट आउटसाइड और ऑन द सरफेस, on the outer surface of charged sphere फाइंड करना है। इस बार आपको चार्ज स्फीयर के एकदम सरफेस पे आके, बाहरी सरफेस पे, एक तरह से आप ये समझेंगे कि ये भी केस पहला केस का ही स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि पहले भी आप एक चार्ज स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, अभी भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आउटर सरफेस पे निकाल रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि बस स्मॉल आर के जगह आपको वो रेडियस कैपिटल आर ले लेना है, ठीक है। तो ये भी आउटसाइड का ही केस है। तो जस्ट आउटसाइड के केस के लिए मान लीजिए कि ये चार्ज इस तरह से फैला हुआ है और इसके आपको सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे है, अभी यहाँ था, वही पॉइंट अब यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो डिस्टेंस r है वो लगभग कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो r जो है ना लगभग कैपिटल R के इक्वल ले लेंगे। तो आउटसाइड का ही केस समझेंगे, क्योंकि अभी भी आपको जस्ट बाहर निकालना है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q/R² हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया जस्ट आउटसाइड के लिए। लेकिन आप इसे ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर एक तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में उसके सरफेस पे होता है। ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा 1/4πε0 Q/R² होता है। तो E मैक्स भी आप कह सकते हैं, या इसको E आप सरफेस भी कह सकते हैं। ये सरफेस के लिए फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग केस थर्ड के तरफ बढ़ेंगे। केस थर्ड, अब इनसाइड द चार्ज स्फीयर फाइंड करना है। इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर
फाइंड करना है। अब अंदर चलते हैं, अंदर मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब इसके लिए क्या होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आउटसाइड और सरफेस वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक तरह से आउटसाइड का ही केस है, बस स्मॉल r के जगह कैपिटल R ले लेंगे तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं इनसाइड के लिए। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो इनसाइड के लिए हम यही है केस, आपका डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। इस पे आप चार्ज डाल दिए हैं, देखिए इस पे कितना चार्ज डाल दिए हैं, Q चार्ज डाला हुआ है, और अंदर में एक पॉइंट P है और वहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस पॉइंट P पे क्या होगा। तो इनसाइड से इस बार हम लोग को एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उसको रेडियस लेते हुए वहाँ से एक गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करेंगे। तो अंदर में आप जान रहे हैं Q इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या है, 0। क्यों, कभी भी स्टैटिक सिचुएशन में आप कंडक्टर का प्रॉपर्टी अभी जस्ट आगे एप्लीकेशन जैसे ख़त्म होगा पढ़ने वाले हैं, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि स्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर पे जब चार्ज डाला जाता है तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाके फैल जाता है, मतलब अंदर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो Q इनक्लोज चूँकि 0 है तो आप कह सकते हैं, ऐसे तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ से अगर छोटा सा एरिया लिया जाए तो उस हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला E.ds होता है, बट फ्रॉम गॉस लॉ से ही डायरेक्ट देखते हैं, गॉस लॉ से, ठीक है। आप जानते हैं 1/ε0 क्या इंटू Q इनक्लोज्ड होता है। चूँकि यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि अंदर में चार्ज नहीं होता है, तो चूँकि Q इनक्लोज्ड का वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 है, तो Q इनक्लोज्ड आप 0 डाल दीजिए, तो 1/ε0 टाइम्स इंटू 0, तो देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू हमारा 0 आ गया। यानी कि अंदर में कोई भी गॉसियन क्लोज सरफेस मानेंगे, उस पूरे क्लोज सरफेस से होकर टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। तो उस बेसिस पे देयरफॉर हम कह सकते हैं, डेफिनेशन से आप जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E.ds भी होता है, यानी दैट मीन्स कि इसका भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि गॉस लॉ से ऑलरेडी 0 आ गया, तो डेफिनेशन से E.ds का भी वैल्यू 0 होगा। और चूंकि एरिया तो कुछ ना कुछ अंदर में होगा, अगर आप गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, तो ds तो 0 हो नहीं सकता है, नॉट इक्वल टू 0 अभी वाले सिचुएशन में। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, देयरफॉर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा। इस तरह से एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है जो कि E इक्वल टू 1/4πQ/R² होता है, और बाहर में 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इस तरह से आप तीनों केस को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से इसको समझते हैं। सपोज ये स्फीयर है और इस पे चार्ज कहीं बाहर से डाला गया है, और ये चार्ज Q के इक्वल डाला गया है, ठीक है। और ये सेंटर है, ये हमारा रेडियस R है। एक हम लोग यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से है ये, और ये आपका सेंटर है O है, या इसको आप O ही मान लीजिए, ये पॉइंट हमारा O है, ठीक है। ये देखिए O है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अप टू सरफेस यहाँ तक स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, यहाँ तक आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इनसाइड में आप अभी जस्ट देखें कि क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद बाहर आप क्या देखे हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देखे हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। और वही सरफेस पे अगर बात किया जाए तो E मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे तो इस पॉइंट पे हमारा E जो है ना, इस पॉइंट पे E वो मैक्स हो जाएगा, और इस तरह से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारा R²। बाहर इसको टच नहीं कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो आप इसे टच नहीं कराएंगे, लगेगा कि जस्ट टच होने के करीब हो जा रहा है, बट उसको टच नहीं कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम ग्राफ के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अचानक यहाँ पे मैक्सिमम
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है जो सरफेस वाला है, और या इसको आप ई सरफेस भी कह सकते हैं, ई सरफेस भी कह सकते हैं, जिसमें आप देखे थे कि कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है, और जैसे आप सरफेस से बाहर जाएंगे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको समझे। अब आप समझेंगे कि इसी में एक एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका फ्यूचर में यूज होने वाला है, बट जनरली ये आपको किसी बुक में या कहीं पे इस तरह से साथ में नहीं दिया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, सरफेस पे, अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे, क्योंकि इसका फ्यूचर में आपको यूज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्लियर हो चुका है। यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसी का एक स्पेशल पार्ट है, तो आप इसको एक स्पेशल पार्ट की तरह ध्यान में रखेंगे। एक स्पेशल हिस्सा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये देखिए, अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे, अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। ये रहा हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इस पे चार्ज हम कहीं से डाल दिए, एक्सेस चार्ज, ठीक है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, 1/4πε0 Q/r² होता है, ऑलरेडी आप इसको देख चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर। तो होता क्या है कि आउटसाइड में ये डिस्टेंस r है, इस r इक्वल टू r पे हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है, v इक्वल टू वाट। v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप जान रहे हैं, v सिंबल से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू वाट फाइंड करना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन याद करेंगे। क्या होता है रिलेशन? E इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं, -dv/dr होता है, E इक्वल टू -dv इंटू dr होता है। बट या एक और रिलेशन आप पढ़ेंगे, ये एक स्पेशल रिलेशन है, आप पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू E.dr फ्रॉम r1 टू r2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते थे v2 और यहाँ पे लिखते थे -v1 और आगे में माइनस साइन होता था। आप याद करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। v2 -v1 दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी .dr डिस्प्लेसमेंट है, और उसको r1 से r2 तक इंटीग्रेट करेंगे विथ नेगेटिव साइन, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको फाइंड करना है v, ठीक है, किसी पॉइंट P का फाइंड करना है, कि कोई भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो V भी आप लिख सकते हैं वहाँ V2 के प्लेस पे, और V इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम डिटेल में इसको लिख रहे हैं, E.dr cos 0 डिग्री लेके चलेंगे, E.dr cos 0 डिग्री यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको डिस्प्लेस भी बाहर की तरफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, और यहाँ पे लिमिट ले लेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो v इन्फिनिटी हमेशा ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना जाता है 0 हो जाता है, तो पोटेंशियल भी 0 ले लेंगे। E का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² इंटू dr cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, माइनस Q/4πε0 बाहर ले लेंगे, r पे पावर -2 इंटू dr करेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, यहाँ भी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब r पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि n+1, पहले पावर में 1 ऐड करके बाय n+1 कर देते हैं, तो उस बेसिस पे यहाँ पे Vp इन्फिनिटी का चूंकि पोटेंशियल 0 होता है, तो Vp इक्वल टू -Q/4πε0, ये इंटीग्रेशन होगा, बगल में हम कर लेते हैं, यहाँ पे r पे -2+1/-2+1, तो r पे -1/-1, फाइनली ये आपका -1/r आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे -1/r आ गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ये हम लोग लिमिट यहाँ पे ले लेंगे। जब लिमिट लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, इधर वाले को मिटा रहे हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे
कि जब सारा डाटा पुट करेंगे तो वी पी इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाई 4πε0। एक बार आप अपर लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पे तो यहाँ -1/r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/∞ हो जाएगा। ठीक है, एक बार r पुट करेंगे, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे। पुट करते ही 1/∞ चूँकि 0 होता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/r आ जाएगा। इस तरह से हमारा किसी पॉइंट P पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, जिसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप आराम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान गए होंगे। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे, 1/4πQ/r² होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डायरेक्शन दिखाते थे, प्लस है तो बाहर की तरफ फील्ड होगा, माइनस है तो अंदर की तरफ। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल प्लस में होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल नेगेटिव में होता। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आउटसाइड का पोटेंशियल हमारा फाइंड हो गया। इसके बाद हम चलते हैं ऑन द सरफेस, केस 2, ऑन सरफेस। अगर ऑन सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए तो फिर वही बात है, ऑन सरफेस बोलिए या जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के चलते, तो स्मॉल r की जगह बस कैपिटल R पुट करेंगे तो 1/4πε0 Q/R आ जाएगा। चलिए, ये पोटेंशियल आ गया। कहाँ का आ गया पोटेंशियल? सरफेस पे आ गया, सरफेस का पोटेंशियल आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इन साइड वाले केस के लिए चलते हैं। इन साइड में क्या होगा? केस थर्ड, इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्मॉल r जो वेरिएबल डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर में इस पे चार्ज फैला हुआ है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे q चार्ज फैला हुआ है, इसका रेडियस r है, अंदर में पॉइंट P है और अंदर में पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है। इनसाइड में यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब आप एक चीज़ को ध्यान देंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि, या आगे इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं हम लोग, कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि 0 होता है। ये पीछे वाले एप्लीकेशन में देखें कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। तो उस केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, चूँकि E का वैल्यू 0 होता है। आप जानते हैं E इक्वल टू -dV/dr है, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, -dV, E का फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पीछे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E इक्वल टू फॉर्मूला होता है -dV/dr। चूँकि अंदर में E का वैल्यू 0 है और अगर बॉडी पे चार्ज लाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो चूंकि E का वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स -dV/dr का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो भी 0 होगा या तो भी कांस्टेंट होगा। आप जानते हैं 0 का डेरिवेटिव 0 होगा, या तो कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। तो यहाँ चूंकि चार्ज फैला हुआ है तो उसके रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो जब करेगा तो क्या ऑप्शन बचता है? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वो तभी, दैट मीन्स -dV/dr 0 है, वो तभी पॉसिबल है जब ये अंदर में भी एग्जिस्ट तो करेगा, बट ये भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तभी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में 0 होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि V जो है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा इनसाइड में, V अंदर में कांस्टेंट हो जाएगा। तो V थ्रू आउट द कंडक्टर, हर पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ, अप टू सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि V इनसाइड में, V सरफेस पे, दोनों जगह V का वैल्यू वही होगा 1/4πε0 Q/r, जो पहले आया था सरफेस पे वही अंदर में होगा। तो कभी भी आप ध्यान रखेंगे किसी भी कंडक्टर में स्टैटिक कंडीशन में थ्रू आउट द कंडक्टर, अंदर से लेकर सरफेस तक हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है। और यानी कि सरफेस पे अगर फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R आया है, रेडियस आया है, दैट मीन्स कि इन साइड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा 1/4πε0 Q/r।
बाय कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके ग्राफ के बारे में जरा सा विचार करेंगे। इसके ग्राफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर के अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे आपने चार्ज डाला, क्यू चार्ज डाला, ये सेंटर है, ये सरफेस है, ये बाहर का पोटेंशियल आप देखें इन्वर्सली आर होता है। सरफेस पे आप देखें कि v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर होता है। और चूंकि अंदर में v क्या होता है आप जान रहे हैं, v कांस्टेंट होता है। किसी भी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में अंदर में v कांस्टेंट होगा। अगर सपोज कंडक्टर में चार्ज 0 है तो अंदर का फिर पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन थ्रू आउट हर पॉइंट पे 0 होगा। ओवरऑल आप बोलेंगे कि इन साइड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो अगर अंदर का बात यहाँ बोले तो v का वैल्यू वही हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा फॉर्मूला। जो सरफेस के लिए है वही इनसाइड के लिए भी होगा। तो इसको जब हम ग्राफ से देखेंगे तो इस पे स्मॉल r को लेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेंगे, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, ये O है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, v इनसाइड या सरफेस का यही हो जाएगा अप टू सरफेस r इक्वल टू r तक, और उसके बाद जो है ना v यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सरफेस तक v कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जो आप भी एस बोल सकते हैं या इसको v इनसाइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद v इन्वर्सली हो जाएगा r के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ के थ्रू भी इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। अब चौथे एप्लीकेशन की तरफ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।